नमस्कार दोस्तों। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के जो भी एडिटोरियल थे उनको डिस्कस करने हम जा रहे हैं। उससे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और नया साल आपके लिए सुख समृद्धि भरा हो, वो सारी जो फॉर्मेलिटी वाली बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी आर्टिकल था ये जीएसटी काउंसिल, 26 दिसंबर के हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएसटी से रिलेटेड ये आर्टिकल था और अरुण जेटली ने ये मीटिंग करी थी जीएसटी काउंसिल की। तो उसमें 3-4 मुद्दों पर डिले की बात कही गई थी कि 3-4 मुद्दे हैं, इसी कारण ये डिले होगा। जीएसटी काउंसिल जो पहले बात थी कि 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। तो एक इशू था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का। इस पूरी रिवीजन में देखिए हम कीवर्ड्स पर फोकस ज़्यादा करेंगे, कीवर्ड्स पर, और जो हमें याद रखना है आगे। रिवीजन काफ़ी बोरिंग होती है, लेकिन ये बोरिंग चीज़ें ही हमें सक्सेस की ओर ले जाएंगी। देखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये होता है। और दूसरा देखिए कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे मेनली। तो एक तो था शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो इस कीवर्ड को आप याद रखिएगा, शेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो 3-4 जो इशू थे वो कीवर्ड हम देख लेते हैं। आईजीएसटी और सीजीएसटी और सीजीएसटी, यानी इस पर एक विवाद है कि आईसीजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स कितना होना चाहिए, सीजीएसटी कितना होना चाहिए, एसजीएसटी कितना होना चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों पर विवाद है, कीवर्ड्स याद रखिएगा। कंपनसेशन, जीएसटी लागू होने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू लॉस होगा, तो कंपनसेशन याद रखिएगा। कंपनसेशन के मैटर पर एक विवाद है। स्टेट कहते हैं हमें ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए, सेंटर कहते हैं आपको कम चाहिए, तो इस तरह से विवाद है। तीसरा जो कीवर्ड है वो टैक्स पेयर एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी जो लोग टैक्स देंगे, हम हैं टैक्स पेयर। हम कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जब भी कोई फैक्ट्री में कोई चीज़ वस्तु बनती है और फाइनल कस्टमर्स तक आती है तो कस्टमर को उस पर टैक्स देना पड़ता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हम मार्केट में जाते हैं, टेटली टी या फिर कोई भी टाटा टी होता है, हम खरीदते हैं तो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो यह कहना तो सिर्फ गलत बात है कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं, गरीब लोग भी टैक्स देते हैं, इवन मिडिल क्लास फैमिली वाले भी टैक्स देते हैं। तो ये सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे जो देखिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी एक विवाद का इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये 3 कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। जब भी आंसर आए एग्जामिनर को ये कीवर्ड दिखेंगे तो इसका मतलब आपका आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और भी देखिए वैसे तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। ये तो बकवास था। देखिए जुलाई 1 को ये बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स कही थी 1 जनवरी से तो मुमकिन नहीं है, 1 जुलाई से इसको लागू कीजिए आप जीएसटी को। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 16 सितंबर तक इसको लागू कीजिए, और बाकी बाद में बात आती है कि कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नोटबंदी के बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है और ज़्यादा मांग रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें ज़्यादा दीजिए आप। ये आगे इशू जो आता है वो इजराइल और पैलेस्टीन का आता है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जल्दी से दोबारा से डिस्कस करते हैं। 135 एडी में जो रोमन एम्परर थे उन्होंने जूस को निकाल दिया गया था, जो आज का पैलेस्टीन और इजराइल का लैंड है वहाँ से। तो जूस निकल कर चले गए थे यूरोप के अंदर में और तमाम दूसरी लोकेशन है वहाँ पर। फिर एक तरह की जियोनिस्ट मूवमेंट चली, यानी जूस ने एक मूवमेंट चलाई कि हमें, यानी जूस के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए, यानी 1 एथनिसिटी 1 नेशन 1 कंट्री, इस तरह का जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था। बाद में देखिए काफ़ी कुछ हुआ उसके बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार में ज्यूज पर काफ़ी अत्याचार हुआ हिटलर के टाइम में। तो एक तरह से वर्ल्ड की जो सहानुभूति थी इनके साथ में थी, इसीलिए चलते चलते 1947 आया। 1947 में क्या था, यूनाइटेड नेशंस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और वहाँ पे देखिए उस टाइम तक तो जो पैलेस्टीनियन है वो रहने लग गए थे, जो आज का जो डिस्प्यूटेड लैंड है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का। तो अब अगर इजराइल ज्यूज के लिए अलग से वहाँ पे देश बनाते हैं तो इसका मतलब पैलेस्टीनियन को वहाँ से निकालना पड़ता। तो यूएन ने एक सोल्यूशन निकाला कि उसी लैंड पर 2 देशों को बना दो। एक देश वहाँ पे, एक नेशन था इजराइल के लिए, दूसरा होगा पैलेस्टीन के लिए। तो इस तरह का सोल्यूशन निकाला वहाँ पर यूएन ने, और यानी डिवाइड कर दिया, जैसे भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था। तो देखिए ये बात पसंद नहीं आई। वहाँ के जो उस लैंड के पड़ोसी देश थे वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री थे, अरब कंट्रीज थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने बार बार वार करने की कोशिश करी और इजराइल को हराने की कोशिश करी कि वो लैंड है वो मुस्लिम्स के लिए है और पैलेस्टीनियन को वो लैंड दे दिया जाए। यह इशू आज भी बरकरार है, गाहे बगाए वहाँ पे आज भी ब्लॉकेड की राजनीति चलती है और वार लोगों की जाने जाती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होते हैं। तो ये इशू आज भी यू कैन से दैट परसिस्टेंट है और इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है इसको सोल्यूशन निकालने में इसका। देखिए 1967 में पहला जो वार हुआ था वो 1948 में हुआ था, इजराइल उसको जीत गया था। 1967 में भी 6 डे वार हुआ, इसमें भी इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। इजराइल को लगा कि वो सारे जो पड़ोसी देश हैं मुस्लिम कंट्रीज वो हम पर वार करने वाले हैं। तो इजराइल ने क्या किया, पहले से ही वार कर दिया उन पर, पहले से ही हमला कर दिया, उनको मौका ही नहीं दिया फोर्स मोबिलाइज करने का। तो इजराइल ये वार भी जीत गया। उसके बाद में एक और वार हुआ 1973 में, ये वार भी जीत गया। तो हुआ क्या, देखिए जैसे जैसे इजराइल ने 3 वार जीते तो इजराइल ने यह युद्ध जीत कर और ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर लिया पड़ोसी देशों की। तो अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, हार कर देखिए इजिप्ट का एरिया कैप्चर कर लिया, सिनाई पेनिनसुला 1967 के अंदर में। तो
1979 अकॉर्ड में क्या हुआ आप याद रखिएगा, 1979 कैंप डेविड अकॉर्ड, इसमें इजिप्ट ने कहा कि देखिए हम और ज़्यादा युद्ध नहीं करेंगे इजराइल के साथ, हम मान लेते हैं, हार मान ली हमने कि इजराइल एक अलग से देश है, हम आज के बाद यहाँ पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो उसके बाद में इस समझौते को कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद में देखिए 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ। ओस्लो अकॉर्ड में देखिए पैलेस्टीन है वहाँ पे उन्होंने भी मान लिया, पैलेस्टीन और इजराइल दोनों ने मान लिया कि हम एक दूसरे की दो नेशंस की मांग को समर्थन करते हैं। यानी पैलेस्टीनियन ने मान लिया कि इजराइल एक अलग से नेशन है और यहाँ पे वो बस सकता है, यानी अब तंग नहीं करेगा। पहले तो देखिए वो मानते ही नहीं थे, पहले तो पैलेस्टीनियन ये कहते थे कि इजराइल ने यहाँ पे आके कब्जे से रहने लगा है, लेकिन बाद में उन्होंने 1993 में मान लिया और इजराइल ने भी मान लिया इस समझौते के तहत कि पैलेस्टीन भी एक अलग से कंट्री है, अलग से नेशन है, वो भी यहाँ पर रह सकता है। यानी टू नेशन की थ्योरी को बल मिला कि जूस के लिए अलग से कंट्री वहाँ पर, मुस्लिम्स के लिए वहाँ पैलेस्टीनियन के लिए अलग से कंट्री, अरब जो पीपल हैं। लेकिन देखिए वो बात अलग है कि कितना ये समझौता सफल हो पाया कि नहीं हो पाया। बाद में देखिए दोबारा से जॉर्डन ने भी मान लिया। तो इस तरह के ये बैकग्राउंड था थोड़ा, लेकिन आज भी युद्ध चलता है क्योंकि वहाँ पे दो सेक्शंस हैं पैलेस्टीन के अंदर में। गाजा पट्टी के पास है जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन है और वेस्ट बैंक में है वो सेकुलर सेक्शन है। अब क्या हुआ है, अब देखिए कि रेजोल्यूशन पास हुआ है इजराइल के खिलाफ में और यूएस में उसने एब्सटेन किया। देखिए उससे पहले तो देखिए जब भी कोई रेजोल्यूशन आता था यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ में तो यूएन उसको जो अमेरिका यानी यूएस उसको वीटो कर देता था, लेकिन अब वीटो नहीं करके उन्होंने एब्सटेन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आएंगे जब 20 जनवरी को, जब ट्रंप कहते हैं कि जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा तब इसको चेंज कर दूंगा, जो स्टैंड अभी ओबामा ने लिया है एब्सटेन करके। एब्सटेन मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट ही ना करना। तो और क्या है, देखिए वैसे तो ये यूएन का जो चार्टर है, जो रेजोल्यूशन पास किया, वो बाइंडिंग नहीं है और अभी जो स्टेटस को है वहाँ उस लैंड पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पर इजराइल में केस चल रहा है, तो वहाँ पे इस केस में ये प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि देखिए जो लोग इजराइल को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि यूएन की बैकिंग के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, तो यूएन से तो बैकिंग मिल गई, तो इसलिए आईसीसी के अंदर में जो केस चल रहा है इजराइल के खिलाफ में वो मजबूत होएगा इजराइल के खिलाफ में। अगला आर्टिकल क्या है, देखिए रशिया में उनके एम्बेसडर की हत्या कर दी गई थी। तो ये सारा का सारा यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप में जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। उनके एम्बेसडर की हत्या कर दी गई। बर्लिन में भी अटैक हुआ। तो काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल कर आए पिछले दिनों यूरोप में। और ये देखिए बर्लिन में भी अटैक हुआ और जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक सिटी है वहाँ पर भी अटैक हुआ। तो देखिए ये जो लोन वोल्फ अटैक है, मतलब कि कोई भी बंदा सिर्फ एक आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर खुद से ही अटैक कर देगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह है कि वो देखिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आईएस या फिर अलकायदा, उनके संपर्क में नहीं आएगा। वो बस उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है और खुद अकेला ही उसको अटैक कर देगा जनता के ऊपर में उस आइडियोलॉजी को हाईलाइट करने के लिए। तो इस चीज़ को कहते हैं लोन वोल्फ अटैक। तो इस आर्टिकल में यही दिखाया गया था कि किस तरह से लोन वोल्फ अटैक है वो बढ़ते जा रहे हैं और इनको कैप्चर करना कितना मुश्किल है। वैसे तो देखिए जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है यूरोप के अंदर में, तो आईएस कहती है कि हमने करवाया है, लेकिन यह कह पाना तो मुश्किल है क्योंकि देखिए आईएस का जो होल्ड है वो सीरिया और इराक से घटता ही जा रहा है। इसलिए वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना चाहता है। आईएस वो यह दिखाना चाहता है कि हम पूरी तरह से मरे नहीं हैं और अभी भी कहीं भी अटैक कर पाने में सक्षम है। तो साइकोलॉजी कैसी होती है जो लोग ऐसा टेरर फैलाते हैं, देखिए उनकी इतने बुरी तरह से वो माइंड वॉश होते हैं कि इवन जो फैमिली को भी पता नहीं लगता कि उनका माइंड वॉश यानी इंडोक्ट्रिनेटेड वो हो चुके हैं। और नेबर्स और उनके आसपास के लोग होते हैं, अगर वो शिकायत भी करते हैं तो कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए किसी की फिजिकल बॉडी को तो स्कैन किया जा सकता है कि उसके पास हथियार है या नहीं, लेकिन किसी के मन के अंदर तो नहीं झांका जा सकता। तो रिस्पॉन्स क्या रहा है, देखिए रिस्पांस तो यही रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि जल्द से जल्द इनकी फिजिकल मॉनिटरिंग की जाए और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन अब इस तरह के अटैक को कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि देखिए इस तरह के आजकल अटैक करना काफ़ी आसान हो गया है। क्या करते हैं ये टेररिस्ट लोग, एक ट्रक को हायर करते हैं, जैसे नाइस में फ्रांस में किया गया और अभी देखिए यहाँ पे बर्लिन में किया गया। तो ये लोग क्या करते हैं, आतंकवादी एक ट्रक को हायर करते हैं कि फर्जी आईडी को देकर, यानी ट्रक किराए पे लेते हैं और जहां भी भीड़ भरी जगह हो वहां पे उस ट्रक को घुसा देते हैं। तो देखिए काफी कम रिसोर्सेज का यूज लेना पड़ा, तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए था इनको अटैक के लिए और इसी तरह के अटैक को रोक पाना काफी मुश्किल है। तो इस तरह के अटैक्स को रोक पाने के लिए एक तरह से काफी अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को, यानी जो एथिकल तरीके हैं उसके विरुद्ध जाकर भी कई बार ऐसी चीजें अपनाने पड़ेंगे ताकि इस तरह के अटैक्स को रोका जा सके। आगे इशू आता है, एक रोहिंग्या का इशू था। देखिए रोहिंग्या एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार के अंदर में और काफ़ी अभी
म्यांमार आर्मी पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने काफ़ी अत्याचार किया है रोहिंग्यास के ऊपर में। तो पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई गई थी, स्पेशल मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ एशियान की रोहिंग्या के इशू को सुलझाने के लिए। अब इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंडिया को आवाज़ उठानी चाहिए रोहिंग्या के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर। तो ये कहते हैं कि देखिए इंडिया की एक वर्ल्ड स्टैंडिंग है, इंडिया जब भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात होती है तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाता है, लेकिन रोहिंग्या के मुद्दे पर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। और यूरोप के कंट्रीज़ ने भी इस पर बात उठाई, लेकिन इंडिया ने इस पर अभी तक कुछ ऐसा खास बोला नहीं है। फिर ये बात कहते हैं कि जब भी देखिए हिंदूज़ की बात आती है तो थोड़ा कम्युनल कलर है इसमें। वो कहते हैं जब भी देखिए हिंदूज़ की बात आती है तो बांग्लादेश में तो इंडिया जोर जोर से आवाज़ उठाता है, तो क्या रोहिंग्यास के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनको हिंदूज़ होना ज़रूरी है? मतलब धर्म के देव पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, इस तरह की बात है। छोड़िए, आप धर्म वगैरह पे हमें लिख ही नहीं सकते यूपीएससी पे, तो ज़्यादा हमें जाना ही नहीं चाहिए। प्लाइट क्या है रोहिंग्या से? देखिए काफ़ी तरह की दिक्कतें होती है म्यांमार के अंदर में। इनको सिटीजनशिप से वंचित रखा जाता है, लीगल बैकिंग इनको है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, मैरिज नहीं कर सकते, मैरिज में दिक्कतें आती हैं, एजुकेशन मूवमेंट, तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। इंडिया का रिस्पॉन्स रहा कैसा? देखिए इंडिया की सिविल सोसाइटी और मीडिया, ह्यूमन राइट्स ग्रुप आमतौर पे काफ़ी रोबस्ट हैं, और लेकिन रोहिंग्या पर कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है। सिर्फ 2012 में प्रधानमंत्री को एक बार बोला गया था, और 9000 रोहिंग्यास हमारे इंडिया में रहते हैं, फिर भी देखिए हम कुछ खास आवाज़ उठाते नहीं हैं इनके लिए। और लास्ट में बात यही आती है घूम फिर के कि अगर देखिए इंडिया ब्लाइंड आई, इंडिया को नहीं होना चाहिए रोहिंग्या के इशू पर, क्योंकि कल को अगर देखिए रोहिंग्या का जो इशू है वो अनस्टेबल रहता है तो इंडिया को ही खतरा है, क्योंकि वो जो है रेडिकल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं पड़ोसी देशों में भी। और दूसरे कहते हैं कि देखिए इंडिया तो एक रीजनल लीडर है और उभरती महाशक्ति है, तो किस तरह से इंडिया चुप रह सकता है? इस पूरे रीजन में इंडिया को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये इस पूरा आर्टिकल का क्रक्स है। अगला 27 दिसंबर का न्यूज़पेपर में हम देखते हैं क्या था। देखिए 27 दिसंबर के न्यूज़पेपर में पहला तो इशू था अग्नि 5। अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट हमने किया और किस तरह से अग्नि 5 हमारे क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करेगा। क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस होता है कि देखिए हमारे पास इतनी शक्ति हो कि तो हम दूसरे देशों को डरा सकें कि देखिए हम पर आप अटैक करते हो तो हम करारा जवाब इसका देंगे। और कहाँ से ये अटैक किया वो भी देखिए, अब्दुल कलाम आइलैंड्स उड़ीसा, यहाँ से अटैक किया। तो ये रेडी है इंडक्शन के लिए, अग्नि जो 5 है। यहाँ पे देख लेते हैं। स्टिल अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अग्नि 5 को करने के बाद भी। वैसे तो देखिए अरिहंत भी हमने अभी अभी ऐड किया जो एक सबमरीन है, लेकिन निर्भया एक जो थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी 1000 किलोमीटर के लिए सबसोनिक, ये फेल हो गया था इसका एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, किसी भी देखिए मजबूत न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए ये होना जरूरी है कि उसके सारी की सारी फोर्सेस हों वो भी मजबूत हों, यानी जो फोर्सेस वो इस तरह की मिसाइल्स का यूज करेंगे वो भी मजबूत होनी चाहिए। तो आर्मी को एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिससे वो इस तरह का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें इस तरह की मिसाइल्स का। अगला जो आर्टिकल था वो था देखिए फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, कि कैसे अभी आरोप लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने काफ़ी सारे जो एनजीओज थे उनका लाइसेंस था वो रद्द कर दिया। तो देखिए वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात का जवाब इस तरह से दिया कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, इसीलिए हमने इनका जो लाइसेंस था वो रद्द किया। तो अब देखते हैं कि इससे हुआ क्या, लाइसेंस रद्द होने से क्या हुआ, जो एनजीओज हैं वो अब फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकेंगे। काफ़ी सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनका लाइसेंस रद्द हुआ है, वो अब फॉरेन से पैसा नहीं ले सकेंगे जो इस तरह के काम हैं उनके लिए, जो ये वेलफेयर के काम करते हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि ये इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि ये सिर्फ इस सरकार में नहीं, पहले भी ऐसा किया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जिन एनजीओज का लाइसेंस रद्द किया गया उनमें से काफ़ी बड़े एनजीओज भी हैं, जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन और एनवायरमेंटल ग्रुप्स लाइक ग्रीन पीस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स। तो ये देखिए आप इनके नाम याद रख लीजिएगा कि फोर्ड ग्रुप, ग्रीन पीस, कई बार देखिए इतने फेमस ये हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि अपने आप ये कोई इंटरनेशनल बॉडी और ये कोई पब्लिक बॉडी है, लेकिन ये प्राइवेट बॉडीज होते हैं। तो बस हमें थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। और हाई कोर्ट ने देखिए एफसीआरए जब आया था, देखिए एफसीआरए आया था 1976 के आसपास, इमरजेंसी में आया था। और एफसीआरए जो एक्ट था वो इसलिए था कि उस टाइम पे एक कोल्ड वार चल रहा था, एक खतरा था कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पैसे देकर खरीदे जाने की कोशिश की जा सकती है, यानी देश के अंदर में एक तरह से इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन आज के टाइम में देखिए जो एफसीआरए यूज होता है वो एनजीओज के खिलाफ में ज़्यादा होता है। और जो इवन 1991 में आपको पता होगा कि एलपीजी के बाद में तो अब पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लिए ये एफसीआरए आया था, अब तो वो खुलेआम पैसा लेने लगे हैं विदेशों से। अब उन हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए एफसीआरए जो एक्ट है 1976 में आया था उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज पैसे ले सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एफसीआरए जो एक्ट था उसमें चेंज कर दिया, उसमें कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज पैसा ले सकती हैं, लेजिटिमेसी ला दी। और वो उन्होंने लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी खुलेआम जो ये कर रहे थे, जिसके लिए एक्ट आया था 1976 में और जिसके खिलाफ में हाईकोर्ट ने पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इन्होंने क्या किया, लॉ में ही चेंज कर दिया, कानून में ही चेंज कर दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो लेजिटिमेसी
एक तरह से इनको दे दी। तो अब 3-4 तरह के चेंजेस आए थे एफसीआरए के अंदर में। कौन कौन से चेंजेस वो थे वो देख लेते हैं हम। देखिए पहला तो चेंज ये था कि पहले था जो एक बार अगर किसी एनजीओ को लाइसेंस मिल गया तो वो परमानेंट है, लेकिन अब रिन्यूअल होता है हर 5 साल के बाद में। और अभी जो नया लॉ है वो एक तरह से 50% प्रोहिबिशन रखता है किसी भी एनजीओ पे कि आप 50% से जो ऊपर खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए नहीं कर सकते। और जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आया कि 1976 का तो था वो एनजीओ के लिए था, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए था, अब एनजीओ फोकस्ड ये एफसीआरए एक्ट हो गया है। देखिए डबल स्टैंडर्ड्स हैं। डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब कोई रोक नहीं है, बिजनेस ग्रुप्स को कोई रोक नहीं है, तो एनजीओज को कैसी रोक। इवन जो यूएन के एक स्पेशल रेपोर्टियर है राइट टू एजुकेशन और फ्रीडम, इस तरह के इन्होंने भी ये बात कही कि जिस तरह की रोक इन पर एनजीओज पर लगाई गई है वो कहीं भी जायज़ नहीं है। और वो दूसरे तरह का भी क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह की बात ये गवर्नमेंट करती है कि पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इन पर बैन लगाया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए एनजीओ को रेगुलेट किया जाना जरूरी है फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, लेकिन इस तरह का जो रेगुलेशन है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गवर्नमेंट का साफ साफ कर्ब है, तो किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए। पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन का उस टाइम पे 7 मेंबर टास्क फोर्स गठित की गई थी 2009 के अंदर में। उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात उन्होंने कही थी। तो अब देखिए उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि नेशनल जो एक्रीडिशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरह जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरह की कोई काउंसिल बनाई जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको पता होगा एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह ही एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि एनजीओज को रेगुलेट करे। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। मोदी की फॉरेन पॉलिसी को इवेल्युएट किया जाता है इस आर्टिकल के अंदर में। अगला जो आर्टिकल है, तो मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। देखिए पहले साल में कहते हैं कि मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी थी काफ़ी सरप्राइज और इवन एक्साइटिंग थी। मोदी की जो थी एनर्जी अच्छी थी, डिसाइसिवनेस थी, ऑरेटरी स्किल्स थी। तो पहले साल में इन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए, अच्छे बुरे तो देखिए, लेकिन कहते हैं कि काफ़ी एक्टिव इन्होंने डिसीजंस लिए। और यह सोचा गया था कि इंडिया एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाएगा और रुकेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए दूसरे एक्ट में मोदी की देखिए जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एनकाउंटर किया है उन्होंने, यानी पहले साल के बाद में। और काफ़ी राइवल्स और एडवर्सरीज इनको देखने को मिली। और इन्होंने सोचा कि देखिए मोदी ने यह डिसाइड किया था कि जो ये हिस्ट्री की कॉम्प्लिकेशंस हैं हम उससे नहीं डिसाइड करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी, यानी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने की कोशिश करी। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सर्कमस्टांसिस भी यहाँ पर इमर्ज हुई और काफ़ी दिक्कतें उनको आई फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करने में। और यहाँ पर देखिए जो पाकिस्तान और चाइना का जो है गठबंधन और अलायंस वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा बात आता है देखिए तीसरा एक्ट में देखिए मोदी को एक डूबियस प्रेज मिली। क्या मिली कि जो अब ट्रंप चुनकर आए हैं जो राइट विंग के कहे जाते हैं अमेरिका के अंदर में, और यह कहा जा रहा है कि जो राइट विंग के नेता चुने जाने का जो एक सिलसिला है वो शुरुआत हुआ मोदी के चुने जाने से। और उसके बाद में देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है ये रशिया के लीडर हैं। रशिया की दूरियां हैं हमसे बढ़ती जा रही हैं और वेस्ट के साथ हमारी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो पुतिन इससे नाराज हैं और पाकिस्तान के नज़दीक जा रहे हैं पुतिन। तो ये कहते हैं हमें कहीं ना कहीं एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे रशिया को दोबारा से मनाने के लिए। और हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस में एक तरह से आरोप लगाए गए इंडिया के द्वारा, तो पुतिन ने उसको कहा कि नहीं ये गलत आरोप है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। तो ये चिंता की बात है। सार्क से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वहाँ भी मोदी को खास सफलता हासिल हुई नहीं, क्योंकि सार्क समिट कैंसिल हो गया। बाद में इंडिया ने ब्रिक्स के साथ जब नेशन हुआ बिम्स्टेक को बुलाया और सार्क पॉसिबल देखिए अब क्या है, अब चाइना को एडमिट करने की बात है सार्क के अंदर में। और कहीं ना कहीं अगर इस बार का जो सार्क समिट होता यानी पिछली बार का, अब तो ये नया साल स्टार्ट हो चुका है आज। और देखिए कहते हैं कि अगर सार्क समिट होता तो कहीं ना कहीं इंडिया पे ज़्यादा अभी प्रेशर है कि चाइना को भी ऐड किया जाए सार्क के अंदर में। अगर चाइना आ गया सार्क के अंदर में तो देखिए हमारी जो लीडरशिप स्किल है वो तो डाइल्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए अब बात है कि वो कहते हैं कि जब एससीओ में इंडिया जा सकता है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन है उसमें इंडिया और पाकिस्तान चले गए हैं, तो यहाँ भी चाइना आना चाहिए। चाइना के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही, ये कहते हैं कि चाइना के साथ पॉलिसी इतनी बेकार तो नहीं रही, ठीक ठाक ही रिलेशन रहे, लेकिन जो चाइना और पाकिस्तान का जो कोल्यूजन है वो कहीं ना कहीं हमें दुख दे रहा है। और चाइना का जो इनिशिएटिव है वन रोड वन बेल्ट वाला, उससे चाइना डोमिनेट ही करता जा रहा है और इंडिया इनको रोक पाने में सफल इतना ज़्यादा खास हो नहीं पाया है। मोदी अपने पार्ट पे देखिए फ्रांस के, जापान के साथ में, यूएस के साथ में अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने खास का सिग्नल भी दिया है कि हम जापान के साथ यानी यूएस वाले ग्रुप में हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे। आपको पता होगा यूएस के साथ में हमने डिफेंस जो था एग्रीमेंट वो साइन किया और टेक्नोलॉजी अब यूएस हमें ट्रांसफर करेगा और हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं। और ट्रंप जो आएंगे उससे भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो लास्ट में कहते हैं कि देखिए एक मिक्स्ड पिक्चर रही है अभी तक दोनों देशों के, मतलब मोदी की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। अब इस बात पर मैटर रहेगा कि आगे किस तरह की सर्कमस्टांसेस उभरती हैं और मोदी कैसे उन पर रिएक्ट करते हैं, तो उससे पता लगेगा कि असली कैसी हमारी पॉलिसी रहने वाली है।
आगे देखिए एक आर्टिकल था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, 2006 में आया था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और अभी 2016 हो गए, यानी 10 साल इसको पूरे हो गए हैं। तो बाद में कहते हैं देखिए जो पब्लिक हियरिंग है वो सक्सेसफुल ज़्यादा हुई नहीं है इसमें, और लेकिन अटेंशन काफ़ी आती है जब भी इस तरह की पब्लिक हियरिंग होती है एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे, तो काफ़ी अटेंशन यानी मीडिया में इशू हाईलाइट होता है, और ये एक तरह से काफ़ी अच्छा है। पब्लिक हियरिंग होना एक तरह से लोग इससे सीखते हैं, लोगों में जागरूकता होती है जब भी किसी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हियरिंग आती है। तो कंप्लायंस गैप क्या होता है, देखिए जब भी किसी प्रोजेक्ट को लेके एक अनुमति मिलती है सरकार से, तो सरकार उसको कहती है कि देखिए हम आपका प्रोजेक्ट पास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस किस तरह की होती है, जैसे कि आपको इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना, आप वहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते, या फिर आपको वायु को वहाँ पे ख़राब नहीं करना, पानी को ख़राब नहीं करना। वो कहते हैं कि देखिए इस आर्टिकल में लिखा गया कि जो इस तरह की कंडीशंस होती है उनको फुलफिल नहीं किया जाता, जो कंप्लायंस गैप है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके 2-3 कारण ये बताते हैं। एक तो देखिए जनता को तो आसपास कुछ पता ही नहीं होता कि क्या जो प्रोजेक्ट जो होल्डर है, यानी जो कंपनी वो प्रोजेक्ट बना रही है, क्या वो कंडीशंस फॉलो कर रही है क्या नहीं, क्योंकि उनको तो यह भी नहीं पता होता कि कंडीशंस थी क्या। दूसरी जो बात आती है देखिए वो यह आती है कि जो दूसरे हमारे ये लोग हैं, यानी जिन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, उनको भी कोई खास इंटरेस्ट रहता नहीं। उनको लगता है कि हमने ही तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया है, तो हम क्या तो देखें। तो इस तरह की बात है। फिर लास्ट में ये लिखते हैं कि सरकार जो है काफ़ी तरह की जो पॉलिसीज चला रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत हुआ या फिर दूसरे प्रोग्राम हुए सफाई से रिलेटेड। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए स्वच्छ भारत के प्रोग्राम से ज़्यादा तो जो प्रदूषण होता है वो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो धज्जियाँ उड़ाते हैं वहाँ से ज़्यादा होता है। तो इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब चलते हैं देखिए अगले 28 दिसंबर की तरफ हम चलते हैं। पहले देखिए पासपोर्ट बनवाने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आती थी, और कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट ना बना सके, इसलिए सरकार के जो रूल्स थे वो काफ़ी सख्त थे, और लेकिन ये काफ़ी देखिए कम्बरसम हो चुके थे, इवन वुमेन के लिए तो ज़्यादा ही। अब वुमेन को अगर देखिए किसी अपने बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू करवाना है और किसी तरह का कुछ और चेंज नहीं करवाना है, फिर भी ये कहा जाता था कि आप अपने हस्बैंड का सिग्नेचर लाइए, एफिडेविट लाइए, तलाक का डिग्री लाइए, तलाक का ऑर्डर लाइए। तो इस तरह की दिक्कतें आती थी। तो अब काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि अब एक पेरेंट यानी एक माँ या फिर एक बाप उनके बच्चों का भी पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, और ये सिंगल पेरेंट्स को भी अप्लाई यानी छूट देते हैं कि वो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट और डाइवोर्स डिग्री की आवश्यकता अब नहीं है। यह रूल जो था वो रिमूव कर दिया गया है। और पहले देखिए पासपोर्ट को अटेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन आजकल सेल्फ जो अटेस्टेशन है हम खुद से ही अपने साइन करेंगे, उससे काम चल जाएगा। और उसके बाद में देखिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, पैन कार्ड से काम चल जाएगा। तो इस तरह के सारे रूल्स थे। और कौन से? और देखिए जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी एक्चुअल प्रूफ की आवश्यकता है नहीं, और जो चाइल्ड केयर होम के जो वहाँ पे हेड हैं अगर वो डिक्लेरेशन देंगे तो जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका भी पासपोर्ट बन जाएगा। और इवन जो एडोप्टेड और सरोगेट बच्चे हैं वो भी अगर डिक्लेरेशन दे तो उनका भी बन जाएगा, साधु संत चेले सबका बन जाएगा। तो देखिए सीपीसी अब आता है। सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए कॉरिडोर बना रहे हैं ये, और आपको पता ही है क्वेश्चन भी पूछा था कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। तो ये रिवीजन है, रिवीजन में हम डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे। 51 बिलियन इसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट से हमें कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन इसमें होगा क्या, इससे काफ़ी बातें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान चाइना मलक्का डायलेमा को दूर करने के लिए बना रहा है ये कॉरिडोर, और पाकिस्तान में यहाँ से डेवलपमेंट आएगी, और मुस्लिम्स काफ़ी संख्या में वहाँ भी है, रेडिकल मुस्लिम्स जो है चाइना के अंदर में है, और टेररिज्म भी यानी इंस्टेबिलिटी जो जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना का, तो इस कॉरिडोर से चाइना अपने अंदर भी इंस्टेबिलिटी को कम करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा के कई फ़ायदे होंगे चाइना को। एक तो इंडिया को काउंटर कर सकता है, एक पूरे रीजन में जो चाइना है वो डोमिनेंस अपनी स्थापित कर सकता है, तो और भी काफ़ी फायदे हैं। तो इस आर्टिकल में क्या है, अब देखिए इंडिया का क्या स्टैंड था। इंडिया ने तो साफ साफ बायलैटरली यानी परस्परी जो संबंध होते हैं उसमें चाइना को कहा कि देखिए आप ये मत चलाइए, क्योंकि जो हमारा जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर है जिस पर इंडिया का हक है, ये जो सीपीसी कॉरिडोर है वहाँ से होकर जाता है, लेकिन वो पार्ट अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हमारा क्लेम है वहाँ पर और हमारा वो पार्ट है। और देखिए एक क्वेश्चन था, हमें तो देखिए हमेशा वही स्टैंड लेना है जो सरकार का स्टैंड है। हमें तो देखिए आमतौर पे हमेशा याद रखिए, हमें किसी आइडियोलॉजी में नहीं जाना। जो वो लोग होते हैं पेपर चेकर्स होते हैं, अब हमें कल को जाके सरकार का ही एक अंग बनना है, तो हमें तो जो सरकार का स्टैंड है हमेशा वही स्टैंड लेना है। सारी की सारी जो भी आइडियोलॉजी आप भूल जाइए, जो सरकार ने कहा है सिर्फ हमारे लिए वही सही है, क्योंकि हमें कल को सरकार के लिए काम करना है। अब देखिए हमने यूएन पे जाके भी कहा और इस प्रोजेक्ट को लेके ऑब्जेक्शंस उठाए,
लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अब क्या हुआ, अब तो देखिए वहाँ के जो एक आर्मी जनरल है पाकिस्तान के, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप भी, इंडिया को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए। तो चाइना ने भी कहा कि ये अच्छा जेस्चर है, और जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं। अब ईरान के अंदर में हम एक पोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है छबार पोर्ट। अब देखिए ईरान और चाइना जो पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान के अंदर में, उसका नाम है ग्वादार पोर्ट। अब बात यह है कि ईरान यह कहता है कि जो ग्वादार पोर्ट है और छबार पोर्ट जो इंडिया बना रहा है ईरान के अंदर में, दोनों पोर्ट को एक सिस्टर पोर्ट की संज्ञा दे देनी चाहिए। और तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान भी ये चाहता है कि हम भी पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर है उसके तहत हम भी कनेक्ट होना चाहेंगे। और रशिया, चाइना और जो पाकिस्तान है उसके ऑफिशियल्स भी एक साथ आ रहे हैं अफगानिस्तान के इशू पर। एक तरह से इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और क्योंकि ये देखिए सारे के सारे जो हमारे आसपास पाकिस्तान के अंदर में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, ये सारे के सारे देश हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं तालिबान के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक तरह से, इंडिया की नज़दीकियाँ वेस्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इंडिया इस पिक्चर में अपने आप को पाता नहीं है। ये अगला आर्टिकल था, देखिए किस तरह से लॉस हुआ है यूएस को यहाँ के पूरे जो रीजन में, अफगानिस्तान के अंदर में कितना लॉस हुआ है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भूल जाते हैं हम, ना ये याद रखने की जरूरत है, ना ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिचुएशन है कैसी अफगानिस्तान के अंदर में, कितनी जानें गई हैं, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है नहीं, डेटा है। तो अब देखिए बात यह है कि अलग अलग अप्रोच रही है अफगानिस्तान के अंदर में। जो भी प्रेसिडेंट्स आए, पहले थे, अभी हैं अशरफ घनी से पहले थे हामिद करजई ने देखिए काफ़ी पीस लाने की कोशिश करी। उनको पता था कि पाकिस्तान की हेल्प के बिना वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। तो उन्होंने जो तालिबान था उनको यहाँ तक कह दिया कि वो पाश्तून ब्रदर्स हैं। तालिबान जो है उनका एथनिक ग्रुप ज़्यादातर वो पाश्तून्स हैं। तो देखिए करजई ने इंडिया को कहा कि इंडिया पुराना दोस्त है पीस स्थापित करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए कहा कि ये तो देखिए यही पाकिस्तान तो हमारा भाई है और इंडिया सिर्फ एक पुराना दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, उनको पता था कि पाकिस्तान की सहायता के बिना वहाँ पे शांति स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी कुछ नहीं किया। अब आखिरकार हार कर करजई ने अपने खुद से ही वहाँ पे पीस लाने की कोशिश करी और तालिबान से बातचीत की कोशिश करी, जिसको पाकिस्तान ने एक तरह से स्कटल कर दिया और ब्लॉकेड लगा दिया कि आप खुद से कैसे बातचीत करेंगे तालिबान के उससे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का एक तरह से इन्फ्लुएंस है तालिबान के साथ में। और बाद में देखिए घनी की क्या अप्रोच रही। घनी आए, देखिए उनको भी पता था कि जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट उनके पास है कहीं ना कहीं वो भी एक फ्रेजाइल है, और उनको पता था कि उनको भी पता था कि पाकिस्तान की सहायता से नहीं पीस लाई जा सकती। तो उन्होंने विजिट करी पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में, पाकिस्तान के चीफ से वो मिलने गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। और फिर भी और दूसरे स्टेप्स वो उन्होंने चलाए, वो था कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये 4 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और यूएस का एक समूह था जिसने कोशिश करी अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए। यह भी सफल नहीं हो पाया। फिर आखिरकार उन्होंने पब्लिकली खुलेआम ब्लेम किया पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान तो सिर्फ टाल मटोल कर रहा है, किसी तरह की सहायता वो नहीं कर रहा है पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। देखिए जो पाकिस्तान की वो ओवररीच है अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर लगता है कि इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान के साथ बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वो हर चीज़ को अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के प्रिज्म से देखता है। वो देखता है कि इंडिया जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान की धरती को यूज़ करना चाहता है अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ में। लेकिन ऐसा करना गलत है देखिए। और पाकिस्तान को हर एक चीज़ को अफगानिस्तान की धरती पर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसको सॉवरेन कंट्री का हिस्सा यानी जो दर्जा है वो देना चाहिए। अब देखिए तालिबान, हालांकि तालिबान जो है वो आज इतना मजबूत नहीं है, वैसे तो देखिए काफ़ी मजबूत है, कहीं भी वो अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है तो और भी खतरनाक बात ये है, क्योंकि देखिए अगर तालिबान एकजुट है, यूनिफाइड है, तो उनके साथ में बातचीत करना आसान है। लेकिन अब ये जो है एकजुट नहीं है, तो ये बातचीत करना उनके साथ में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंडिया क्या पर्सपेक्टिव है? इंडिया का पर्सपेक्टिव तो देखिए वही है, 2 बिलियन हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और फिर भी हमने काफ़ी जाने भी हमारी वहाँ पे गई हैं, जो क्योंकि कंसल्टेंसी जो हमारी है वहाँ पे अटैक होता रहता है, और जो लश्कर तोयबा हैं और ये सारे हैं यहाँ पे अटैक, वहाँ पे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ से गए नहीं हैं, एक तरह से वहीं कायम है। और अब आगे क्या है, देखिए ट्रंप का इलेक्शन होने वाला है आगे। ट्रंप का इलेक्शन जीत गए हैं, 20 जनवरी को वो ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए ट्रंप भी वहाँ से सैनिक तो वापस बुलाएंगे नहीं। अगर ट्रंप ने वहाँ से अमेरिका के सैनिक वापस बुला लिए जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस्तान फोर्सेस को, तो वहाँ पे देखिए अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हार जाएगी तालिबान से। तो अब बात यही उठती है कि आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस की वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के दोनों जो इंटरेस्ट है वहाँ पे सेम है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए।
अगला जो आर्टिकल था वो देखिए मणिपुर से रिलेटेड ये आर्टिकल था। मणिपुर पे देखिए वहाँ पे देखिए खासकर नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से जो होता है इंसर्जेंसी क्यों होती है, इंसर्जेंसी मान लीजिए या फिर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए एक रीजन के अंदर में यहाँ से देख लेते हैं कैसे जो आर्टिकल था। ये कहते हैं कि देखिए जो एक रीजन होता है ये यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी ज्योग्राफी यानी इतना लैंड मान लीजिए आप जो रेक्टेंगल में है। अब देखिए इस पूरे लैंड में ये सारे स्कैटर्ड हैं, वहाँ पे कुकीज भी रह रहे हैं, नागाज भी रह रहे हैं और जो मैतीस हैं। ये तो मणिपुर का एग्जांपल है, वैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में भी ये सही बैठता है। फिर ये कहते हैं देखिए ये सारा का सारा जो रीजन है बीच बीच में देख लीजिए यहाँ पर पूरे एक लैंड पर ये सारे के सारी जो एथनिक ग्रुप्स हैं ये अपना अपना हक जमाती हैं। कुकीज कहते हैं ये हमारा घर है और जो नागाज हैं वो एलियंस हैं, जो मैतीस कहते हैं ये हमारा घर है और ये दोनों हैं वो एलियंस हैं यानी बाहर से आए हुए हैं, माइग्रेंट्स हैं। इसलिए जो सभी एथनिक ग्रुप्स हैं इनको लगता है कि ये हमारा घर है और जो बाकी हैं वो माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आके बसे हुए हैं, यानी सब अपना अपना हक इस पर जमाते हैं, इसलिए यहाँ से लड़ाई स्टार्ट होती है। तो क्या था मणिपुर के कंटेक्स्ट में ये बताते हैं। देखिए ये कहते हैं कि मणिपुर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है हिली पीपल और दूसरा जो है वो लैंड वाले। ये कहते हैं कि देखिए यहाँ से देखिए ये सारा कंटेक्स्ट है, याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये कहते हैं कि देखिए और जो थे 1826 में ट्रीटी से स्टार्ट हुआ था। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, जो हिल वाले पीपल थे उनके लिए अलग से कानून थे और जो लैंड वाले लोग थे उनके लिए रेवेन्यू इकट्ठा वहाँ पे अंग्रेजों को करना था, इसके लिए उनके लिए अलग से कानून थे। और यह चलते चलते पहुँच गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ना सिर्फ 1935, इवन आज़ादी के बाद भी ऐसा ही हुआ कि जो प्लेन वाले पीपल थे उनके लिए अलग से कानून थे और जो हिल वाले पीपल थे यानी पहाड़ी पे जो लोग रहते थे उनके लिए अलग से कानून थे, क्योंकि उनको सरकार ने कहा कि देखिए जो लोग लैंड पे रहते हैं, प्लेन एरिया पे रहते हैं, वहाँ से तो हमें रेवेन्यू लेना है, उनके लिए कानून, और जो पहाड़ी पे रहते हैं उनसे रेवेन्यू लेना नहीं है। इसलिए आप लोग अपने आप को गवर्न कीजिए अपने बनाए हुए कस्टम से, अपने बनाए हुए कानून से। तो इसी तरह से आज दिखते आ रही हैं ये। और जो हिल पीपल थे उनके लिए इनर लाइन परमिट भी है अभी। और आगे क्या है, वे फॉरवर्ड, कैसे इन इश्यू को सुलझाया जाए। देखिए अगर कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से बल्कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं और जो जैसे यूनाइटेड नागा काउंसिल या फिर मणिपुर गुडविल कमीशन वहाँ पे है, उनसे बातचीत करनी होगी। और बाकी जितने भी वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको मानना होगा कि हमारी जो आगे फ्यूचर है या फिर हिस्ट्री है वो शेयर्ड है, सारी की सारी जो ज्योग्राफी हम शेयर्ड है हमारी, यानी ना सिर्फ इस लैंड पर आपका हक है बल्कि बाकी जो एथनिक ग्रुप्स है उनका भी हक है। तो जो भी इशू है उनको मिल बैठ के सुलझाया जाए। तो इस तरह का ये आर्टिकल था सारा का सारा। तो आगे डिस्कस करते हैं हम 29 दिसंबर के हम आर्टिकल्स पर अभी आते हैं। देखिए पर्ल हार्बर का एक मैप था, पर्ल हार्बर का एक इशू था कि आपको पता होगा कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे पर्ल हार्बर पर। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर, और यूएस ना सिर्फ यूएस सोल्जर्स की बल्कि वहाँ के लोगों की काफ़ी जाने गई पर्ल हार्बर के अंदर में, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे वो भी यूएस का खराब हो गया। तो अब देखिए इस तरह की जो है जो विजिट है वो एक सिर्फ सिग्निफिकेंस है उनकी, और खास आंसर्स में इसका यूज होता नहीं। ओबामा गए थे, ओबामा भी गए थे इसी साल यानी पिछले साल वहाँ पे गए थे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था। तो बात यही उठती है, देखिए इस तरह की विजिट से एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है कि हमने पहले जो गलती करी थी उसके लिए देखिए सॉरी वगैरह तो ये नहीं मांगते, ना ही ये अपोलोजाइज करते हैं, फिर भी इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक नया वही आर्टिकल इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया, और कंटेक्स्ट तो हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया और आपको पता ही है कि क्या उसका रिपरकशंस हैं। रिपरकशंस यही है, देखिए वो बाइंडिंग तो नहीं था लेकिन आईसीसी में अब जैसे हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि बेंसुदा जो है वो पहले उन्होंने जांच को आगे बढ़ाने से इसलिए मना कर दिया था कि जब तक कि यूएन से किसी तरह का सिग्नल नहीं मिलेगा तो हम जांच को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह की बात कही थी। बेंसुदा जो एक लेडी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ में केस चला रही हैं, यानी इन पे हिस्सा है कि इजराइल के खिलाफ में जो केस है उसको एडवोकेट करें। और जो पैलेस्टीन ने बात कही थी इजराइल के विरुद्ध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि इजराइल बार बार हम पे अत्याचार करता है और ब्लॉकेड करता है और इस तरह से हमारे राइट्स का हनन करता है, इस तरह का केस है इजराइल के खिलाफ आईसीसी में। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो ये कहते हैं, देखिए आरोप लगाते हैं इजराइल पर आर्टिकल जिन्होंने लिखा है कि ओस्लो अकॉर्ड जो 1994 है उसमें अनुसार तो देखिए 2 नेशन थ्योरी को इजराइल ने माना था, लेकिन जो ग्राउंड पे इजराइल उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है।
इजराइल बल्कि ना वन नेशन की थ्योरी को मानता है ना टू नेशन की थ्योरी को मानता है, और इजराइल तो चाहता ही नहीं पीस आए। इजराइल तो बस एक ग्रेटर इजराइल को मानता है कि सारा का सारा रीजन हमारा है और किसी ना किसी हम इस पूरे रीजन को हड़प लें। अब देखिए 4 सालों बाद, यानी ओस्लो रिकॉर्ड के 4 साल बाद काफ़ी तरह के रेजोल्यूशन लाए गए इजराइल के खिलाफ में यूएन के अंदर, लेकिन उन सभी रेजोल्यूशंस को यूएस ने वीटो कर दिया। लेकिन इस बार यूएस ने ऐसा कुछ नहीं किया और एक तरह से एब्सटेन किया, तो एक सिग्निफिकेंस है इसका। तो ये रेजोल्यूशन लेके कौन आया? मलेशिया जैसे कंट्री लेके आया, मलेशिया और न्यूजीलैंड वो लेकर आए। तो इजराइल पर एक तरह से अभी प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि देखिए आईसीसी पर भी आपको पता होगा पहले से प्रेशर है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो सिर्फ अफ्रीका के कंट्रीज पर अपनी जजमेंट देती है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी ऐसा एक मौका रहेगा उनके पास में कि अफ्रीका से बाहर जाकर भी हम किसी मुद्दे पर, यानी दूसरे जो कंट्रीज हैं उन पर भी कुछ ना कुछ एक मजबूत निर्णय हम ले सकते हैं। तो जो आईसीसी की जो लेजिटिमेसी है वो भी स्टैब्लिश हो जाएगी अगर इस तरह का कुछ एक तरह से बैलेंस्ड वो डिसीजन लेते हैं, या फिर कुछ जो न्याय वो करते हैं। सीधी सी बात है, न्याय तो हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। इजराइल का रिएक्शन क्या है? इजराइल तो देखिए यही कहेगा कि लैंड हमारा है, हमारे फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों का लैंड है और हम किसी भी हालत में वो लेकर रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी किया है वो भी हमें पता ही है कि उन्होंने तो कह दिया कि इजराइल के मुद्दे पर जो हमने अब्सटेन किया है, जब ट्रंप ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो वो इस डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। अगला जो इशू आता है वो देखिए इंटरकास्ट मैरिज का आता है। किस तरह से आज भी इंटरकास्ट जो मैरिज है उसके खिलाफ में काफ़ी सेक्शंस हैं, यानी अगर कोई पर्सन अपनी कास्ट से विरुद्ध जाकर मैरिज करता है तो उसका काफ़ी सेक्शंस विरोध करते हैं। तो इसमें पूरा ये आर्टिकल था कि कुछ डेटा दिया था, डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहते थे कि ना सिर्फ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, इवन जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते हैं वो भी एक तरह से जो होते हैं, जो इंटरकास्ट मैरिज है उसका विरोध करते हैं। और देखिए इवन जो एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। जिस तरह से देखिए पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो भी इंटरकास्ट जो मैरिज होते हैं उसका विरोध क्यों करते हैं? तो देखिए 3-4 जो कीवर्ड है वो आप याद रखिएगा कौन कौन से कीवर्ड हैं कि फैमिली इनहेरिटेंस, क्योंकि उनको फैमिली की प्रॉपर्टी वगैरह का मालिक बनना होता है तो इसलिए उनको लगता है। दूसरा देखिए यहाँ पे कीवर्ड आप याद रखिएगा कि उनको पेरेंट्स पे वो डिपेंड करते हैं स्पाउसेस को चूज करने के लिए। यानी देखिए तीसरा जो इसका कीवर्ड था कि सोसाइटी है वो डिवाइडेड है कास्ट लाइन्स पर, उनको भी लगता है कि समाज से बाहर जाएंगे तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो ये है, देखिए हमारा कोई भी कानून ऐसा है नहीं जो इंटरकास्ट मैरिज को विरोध करता हो, बल्कि कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा भी देती है। ये देखिए 500 मॉनेटरी अवार्ड दिए जाते हैं, और जो स्मॉल साइज ऑफ प्रोग्राम्स ये है इनका जो है एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और गवर्नमेंट को देखिए काफ़ी ज़्यादा भी करना चाहिए, इससे ज़्यादा ये सफिशिएंट है नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर कुछ ज़्यादा करेगी तभी तो जाके जो आर्टिकल नंबर 41 है डिसेबल से रिलेटेड और आर्टिकल नंबर 17 है उसका एक तरह से मैनिफेस्टेशन होगा। और अनबिकमिंग ऑफ द बॉलीवुड कुछ खास आर्टिकल ये था नहीं, इसमें यही दिखाया गया था कि कैसे बॉलीवुड का यूज किया जा सकता है। तो देखिए इनका कहा था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं हम उनका कभी यूज नहीं करते हैं, हमारी फिल्में वहाँ पे चलती बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उनका ध्यान सारा का सारा सिर्फ अपने एनआरआईज पर होता है, और जबकि यहाँ भी हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा चलती हैं। हमारी फिल्मों में इनका चित्रण नहीं किया जाता, मतलब इनकी लोकेशंस होती हैं वो नहीं दिखाई जाती, और इनके लोगों को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को दिखाया जाता है। और जब भी दिखाया जाता है तो सब बस यही दिखाया जाता है कि कोई टेररिस्ट वहाँ से आया है, या फिर कोई ड्रग स्मगलर्स को दिखाना होता है वो पाकिस्तान चला गया। और नेपाल को पहले दिखाया गया था, एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखिए जब भी आए तो अब ये तो इसमें सिर्फ 2-3 एंगल दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे आप एंगल चेंज कर सकते हो, कैसे आप एंगल ला सकते हो। देखिए बॉलीवुड की बात आई है यहाँ पे, देखिए बॉलीवुड जब भी देखिए बॉलीवुड का आपको कुछ लिखना हो तो सारी आप डायमेंशंस में सोचिएगा, पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचिएगा कि कैसे कि जो बॉलीवुड है एक तरह से दोनों देशों के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उनको पाट सकता है। जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं सलमान खान, शाहरुख खान, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिनकी एक सॉफ्ट पावर है वहाँ पे, तो एक तरह से कुछ पॉलिटिक्स में इनका दखल इस डायरेक्शन में आप सोचिएगा। कल्चरल तो डायरेक्शन आपको पता ही है कि वहाँ पे दिलों का बॉलीवुड का राज है, पाकिस्तान के अंदर में, श्रीलंका के अंदर में। इकोनॉमिक्स का फायदा ये है कि हमारी फिल्में वहाँ पे चलती हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे चलती हैं, सारा कुछ हमको फायदा होता है। अब दंगल मूवी है, अगर दंगल मूवी कल को रिलीज होती है पाकिस्तान के अंदर में तो पैसा तो कहीं ना कहीं हमें आएगा ना, आमिर खान के पास आएगा, तो आमिर खान के पास आएगा तो हमारे देश के पास आएगा। और कौन सा एंगल है? सोसाइटी का एंगल है। देखिए सोसाइटी अच्छी होगी, एक सोशल यानी सिक्योरिटी कम्युनिटी का एक कंसेप्ट होता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी से बनेगी कि कल को देखिए इतनी ज़्यादा अब पाकिस्तान के
हमारी जो लोगों के बारे में बार बार दिखाया जाता है हमारी फिल्मों के अंदर में, तो हमारे लोगों के प्रति प्यार उत्पन्न होगा पाकिस्तान के अंदर अगर हमारी फिल्में वहाँ पे चलती है। तो कल को पाकिस्तान की सरकार वहाँ पे कुछ गड़बड़ भी करती है तो वहाँ की सोसाइटी कहेगी नहीं, लोग गलत नहीं है, तो आप जल्दी से इस मुद्दे को सुलझाइए। और एंगल जाइए, देखिए एजुकेशन अवेयरनेस भी तो आती है। अगर जो चाइनीज, दूसरा मान लीजिए चाइना की फिल्में मान लीजिए, या फिर नेपाल के लोगों को हम दिखाते हैं हमारी फिल्मों के अंदर में, श्रीलंका के बारे में दिखाते हैं, जैसे मूवी आई थी एक मद्रास कैफे, तो हमारे में एजुकेशन भी तो आती है, पता लगता है कि हमारे पड़ोसी देश असल में है कैसे। तो इस तरह से हर एंगल में आप सोच लेना बॉलीवुड का फायदा है क्या। इस तरह से हम हमेशा मतलब और भी काफ़ी कुछ करेंगे जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पर था, ये बॉलीवुड को कितना यूज कर सकते हैं हम, सार्क के अंदर में भी इसका यूज हो सकता है। फिर ये वही बातें जो घिसी पिटी बातें कि जैसे कि अभी यूरी अटैक के बाद में कुछ जो प्रोड्यूसर्स थे जैसे कि करण जौहर, उन पर विवाद उत्पन्न हुआ था। फवाद खान जो पाकिस्तान के एक्टर्स थे उन पर विवाद उठा था, और कहते हैं कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन म्यूजिशियन आते हैं एक दूसरे के देशों में काम करने, लेकिन जब भी वार होता है उनका विरोध होता है। और बस यही है कि कैसे इन देशों को दिखाया नहीं गया, श्रीलंका को नहीं दिखाया गया, श्रीलंका मालदीव को सिर्फ गानों में दिखाया जाता है, और नेपाल को सिर्फ हरे कृष्णा में दिखाया गया था, म्यांमार भूटान को तो कभी दिखाते ही नहीं है। तो बस नॉर्मल सी बात है। अगला हम डिस्कस करते हैं 30 दिसंबर के आर्टिकल्स जो हैं। 30 दिसंबर में से FARC का आर्टिकल था। ये FARC जो कि एक रिवोल्यूशनरी आर्म्ड ग्रुप है कोलंबिया के अंदर में, तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने वहाँ पे एक गुरिल्ला मूवमेंट चलाई हुई है 1964 से। 1964 जैसे हमारे देश में नक्सली था, हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे वो सत्ता को कैप्चर करने के लिए लड़ रहे थे। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट जो ऐसी आइडियोलॉजी है जो क्लासलेस सोसाइटी की मांग करती है, और इवन जो देश का कंसेप्ट होता है उसको भी नहीं मानते। जो मार्क्सिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि जो असली मार्क्सिस्ट हैं ये कहते हैं कि देखिए जो देश वगैरह होना ही नहीं चाहिए, पूरा का पूरे वर्ल्ड एक ही होना चाहिए, ना कोई क्लास होनी चाहिए, ना कोई कास्ट, मतलब क्लास ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी ह्यूमंस के बीच में। तो देखिए इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को FARC को आगे ले जाने के लिए किडनैपिंग करी, फिरौती मांगी, ड्रग्स का व्यापार किया, इस तरह की बात इन्होंने कही। अब क्या हुआ, एक तरीके से जो पीस डील साइन हुई है FARC के साथ, यानी कि जो देखिए वहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। अब क्या हुआ, देखिए कोलंबिया की जो एक कांग्रेस थी, पहले आपको पता होगा कि एक पीस डील जब साइन हुई थी कोलंबियन गवर्नमेंट की FARC के तहत में, कि उन्होंने कहा कि देखिए उस पीस डील में यह हुआ था कि सरकार ने FARC को कहा कि आप हथियार गिरा दीजिए और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाइए, और FARC ने मान लिया इस चीज़ को, ठीक है भाई हम हो जाते हैं शामिल। लेकिन आखिरकार जब ये डील साइन हुई, फिर इस डील को जनता के सामने जनमत के लिए रखा गया, रेफरेंडम के लिए रखा गया, तो जनता ने इनकार कर दिया। जनता ने कहा था कि देखिए जो FARC है उन्होंने काफ़ी तरह के अत्याचार किए हैं, तो हम इस पीस डील को नहीं मानते। तो अब दोबारा से, यानी वो उस पीस डील को रिजेक्ट कर दिया गया, तो सरकार ने दोबारा से एफर्ट्स लगाए। सरकार ने कहा देखिए पीस डील तो रिजेक्ट हो गई, अगर अब ये दोबारा से हथियार उठाते हैं तो दोबारा से अशांति आ जाएगी कोलंबिया के अंदर। तो फिर सरकार ने सोचा कि दोबारा से एफर्ट्स लगाते हैं पीस डील के लिए, कि दोबारा उसको जनता के सामने रखेंगे और जनता जिस चीज़ के लिए नाराज थी उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। कोलंबिया की जो कांग्रेस है वहाँ पे सर्वसहमति से अप्रूव कर दिया गया है एमनेस्टी जो लॉ है FARC के लिए, और इसीलिए अब इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। यही बात है कि इतने लोग मारे गए थे, तो ये लोग इतने मारे गए थे, ये सब चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। कंडीशंस क्या क्या हैं पीस डील की? अभी देखिए FARC ने तो सरकार को कहा, एक जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है उन्होंने सरकार को कहा देखिए आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाइए, यानी जो वीकर सेक्शंस हैं उनको भूमि मिलनी चाहिए, और जो पूरे सिविल वार के दौरान में जो जनता, जो लोग घायल हुए या फिर जो लोग मारे गए उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और सरकार ने कहा FARC को आप कन्वर्ट हो जाइए, पॉलिटिकल पार्टी में आप कन्वर्ट हो जाइए और आप वो सारी चीज़ें बता दीजिए, यानी जिस तरह के आप क्राइम करते थे जब आप सत्ता को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जैसे कि ड्रग प्रोडक्शन या फिर रैंसम, आप उन सब के बारे में बता दीजिए, ताकि अभी भी अगर कोई करता है तो हम उसको पकड़ लेंगे। बस यही सारा था ये आर्टिकल। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंज ये है कि अभी वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बराक ओबामा से रिलेटेड आर्टिकल था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो था नहीं, फिर भी देख लेते हैं। बराक ओबामा ने देखिए हमेशा अपने जो ब्लैक रूट्स थे उसको एफर्म किया है, और यह उन्होंने एफर्म इस प्रकार से किया कि उन्होंने जो वाइट फैब्रिक था उसको डिस्टर्ब नहीं किया वहाँ पर। और ओबामा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने फिर उठाए थे, क्या वो नया आर्किटेक्चर पैदा कर पाने में सफल हो पाए हैं। 2-3 बातों के बारे में ओबामा की काफ़ी आलोचना होती है कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट कर लिया था 2009 में, 9-10 की बात है, यानी चुने जाने के 8 महीने बाद उन्होंने इस नोबेल प्राइज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो मजाक में बोले भी थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा था उन्होंने पता क्या बोला, आर्टिकल जिन्होंने लिखा था,
इन्होंने बोला कि ये ओबामा को 1 साल चुने हुए भी नहीं हुआ था और उन्होंने नोबेल प्राइज को एक्सेप्ट कर लिया। यह इस तरह से है जैसे कि कोई बच्चा सिर्फ 8 महीने का है और उसको पहले जन्मदिन का गिफ्ट मिल गया हो। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो देखिए, ड्रोन वारफेयर के लिए भी ओबामा पर काफ़ी आरोप लगते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने काफ़ी ड्रोन्स यूज किए, इससे काफ़ी निर्दोष लोगों की जानें गई। इस तरह के आरोप लगते हैं ओबामा पर। और अब ओबामा के लिए कहते हैं कि ओबामा ने जो मास शूटिंग हुई थी चर्च पर, और इस पर काफ़ी कुछ बोला और कहा कि देखिए, ब्लैक्स पर जो शूटिंग हो रही है, ब्लैक्स की लोकेशंस पर जो शूटिंग हो रही है, इसका एक कल्चरल और जो सोशियोलॉजिकल है वो सिग्निफिकेंस है कि जो लोग वो शूटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ लोगों पर शूटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एक आइडियोलॉजी पर शूटिंग कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी जो कि समानता प्रोवाइड करती है, समानता लाती है सोसाइटी के अंदर में। फिर उन्होंने रेस पर बोला, पुलिस कम्युनिटी के रिलेशंस पर भी बोला और कहा कि गन को भी कंट्रोल करना चाहिए कि, और गन से काफ़ी शूटिंग इंसिडेंट्स होते हैं। अमेरिका के बढ़ते हुए रोल पर भी बोला और घटते हुए रोल, बढ़ता हुआ रोल जो भी है, और भी काफ़ी चीज़ों पर बोला इन्होंने। जो सोसाइटी ज़्यादा डिवाइड है अभी अमेरिका की, उसको बांटने की कोशिश करी। इसका काफ़ी बैकलैश भी हुआ। बैकलैश क्या हुआ? देखिए, बैकलैश का ही नतीजा है कि जो अमेरिका के जो वाइट्स हैं, वहाँ पे उन वाइट्स में एक तरह से नाराज़गी उत्पन्न हो गई ओबामा के खिलाफ में, और जो पार्टी सत्ता में है अभी अमेरिका में, डेमोक्रेट्स, उनके खिलाफ में। इसी का यह नतीजा था कि अभी ट्रंप, जिनकी पॉलिसीज काफ़ी एक्सट्रीम है, फिर भी वो जीत कर आए, क्योंकि एक तरह से ये नाराज़गी थी अमेरिका में उनके प्रति, वाइट्स की, ब्लैक्स के प्रति। अब देखिए, आगे जो आर्टिकल है वो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, यानी छुआछूत से रिलेटेड, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये कहते हैं कि देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी काफ़ी कॉमन है और काफ़ी हाई है। आर्टिकल नंबर 17 में साफ साफ इसके विरुद्ध एक प्रावधान है कि अगर अभी भी कोई अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करता है तो उसको सजा दी जाएगी। और जो एक्ट बनाया गया आर्टिकल नंबर 17 के लिए था, वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ये फिर कहते हैं कि अभी ये सब कानून के बावजूद भी अनटचेबिलिटी हाई क्यों है, और इसलिए फिर कहते हैं कि देखिए, कैसे जो ओल्डर सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं इस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को, और मानते हैं कि ना सिर्फ ओल्डर सिटीजन्स बल्कि जो यूपी और दिल्ली के अंदर जो सर्वे किया गया उसके अंदर यह शो होता है कि एज वेरिएशन है वो काफ़ी कम है। इवन एजुकेटेड लोग और जो वुमेन्स होते हैं, ये सब भी अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करते हैं, तो आज भी ये एम्बेडेड हैं। और फिर ये आता है कि कैसे जो चिल्ड्रंस है उनमें एक तरह से अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि वो अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज ना करें। ये कहते हैं, देखिए, जो वुमन होती हैं, वुमन अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देखती हैं, क्योंकि देखिए, वुमन अनटचेबिलिटी होती कैसे है, मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। जैसे जो मेड वगैरह होती है उनके लिए एक अलग ग्लास रखना, ये अनटचेबिलिटी ही तो है, और क्या है ये। तो ये सब चीज़ों को देखिए वुमन करीब से देखती है, और वुमन का असर ही जाता है चिल्ड्रंस पर। तो अगर, और ये कहते हैं कि देखिए, वुमन जो होती है, यानी मदर्स, वुमन के लिए पहली टीचर होती हैं। अगर जो ये मदर्स होती हैं अच्छे से अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट करें तो अनटचेबिलिटी को काफ़ी कम किया जा सकता है। इस तरह की जो बात है ये है। और कहते हैं कि देखिए, जो बच्चे होते हैं काफ़ी आदतों को इनकलकेट कर लेते हैं। जैसे घरों में देख लीजिए, अलग ग्लास रखना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, अगर बच्चे इस टाइप की चीज़ें देखते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बस जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें कभी घर में होनी ही नहीं चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल देते हैं कैसे जब यूएस के बच्चों को यह सिखाया गया, एकम्प्लिश्ड और डिस्क्रिमिनेशन, दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया। यूएस में बच्चों को बताया गया कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन्होंने फ्यूचर में जाके एक तरह से काइंडर, उदार रवैया अपनाना स्टार्ट किया ब्लैक्स के प्रति। तो यही सब होना चाहिए हमारी सोसाइटी में भी। अब आगे क्या है, देखिए, आगे मतलब यही था, वे फॉरवर्ड में ये था कि कैसे सरकार को और उन सबको एक साथ आना चाहिए, सरकार को एक साथ, और जो स्कूलों को एक साथ आना चाहिए, पेरेंट्स को एक साथ आना चाहिए। इससे जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो कुरीति है उसको कम किया जा सकता है। और आगे देखिए आता है हमारा जो 31 दिसंबर के आर्टिकल्स आते हैं, यानी कल के आर्टिकल्स। देखिए, आरबीआई ने पॉइंट किया है बैंक्स में बढ़ते हुए रिस्क के प्रति। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो बाइनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि बैंक में है जो रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, और जो जहाँ से इनको पैसा मिलता है, फ़ायदा होता है, वो कम होता जा रहा है वो फ़ायदा। और लिक्विडिटी है, यानी करेंसी जो फ्लो है अभी हमारा मार्केट में, वो भी एक प्रॉब्लम है नोटबंदी के कारण में। तो इन 3-4 कारण हैं जो इससे बैंक के जो है रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। फिर देखिए, ये कहते हैं कि बैंक तो है पूरे जो इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर बैंक में अगर रिस्क बढ़ेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का एक फैब्रिक है वही गड़बड़ा जाएगा। और कौन कौन से इश्यूज हैं, और कहते हैं देखिए, अभी पिछले 6 महीने पहले, यानी साल में देखिए 2 रिपोर्ट्स जारी करती है आरबीआई जो होती है। पिछली रिपोर्ट में भी यही सामने आया था। देखिए,
कि जो बैंक है वो भी रिस्क प्रोन है, अभी 6 महीने बाद भी रिस्क प्रोन है, तो और ज़्यादा कैपिटल चाहिए अभी बैंक को अपना रिस्क कम करने के लिए। जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो तो और ज़्यादा खराब हो गई है 6 महीने बाद। और एक जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने भी कहा कि बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा चाहिए और साइबर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 32 लाख डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया था। विरल आचार्य की अपॉइंटमेंट हुई है। विरल आचार्य के बारे में थोड़ा सा लिखा गया कि ये फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन के मेंबर थे और इनके पास में अच्छी एक्सपर्टीज हासिल है कि कैसे जो स्ट्रेस्ड रिस्क हैं, सिस्टमेटिक रिस्क हैं, उनको रिकॉग्नाइज करें और काफ़ी इनको डील करें इससे। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए स्ट्रेस्ड जो एसेट होती है उनके साथ डील करने में भी, उनको भी सेपरेट करने में काफ़ी एक्सपर्टीज इनको हासिल है। विरल आचार्य वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए हमारे पास एक तरह से जो भी स्ट्रेस्ड एसेट हैं वहाँ पे या फिर जो भी रिस्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और उनको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर है उसका सही ढंग से काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए देखिए आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले काफ़ी कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि बैंक्रप्सी कोड जो कि कंपनीज के लिए था, वैसा ही एक कोड आने जा रहा है अभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और बैंकिंग के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए, जिसका नाम है ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। अब आगे जो आर्टिकल था वो तो देखिए सीरिया से रिलेटेड था। कैसे सीरिया में देखिए टर्की, रशिया और ईरान ये तीनों कंट्री एक साथ आए हैं, ट्रूस हुआ है सीरिया के अंदर में। और इस ट्रूस में क्या एक सीज फायर साइन हुआ है। और जो देखिए रशिया का होल्ड है सीरियन गवर्नमेंट पे और टर्की का होल्ड है मिलिटेंट्स पर। तो एक तरह से इन दोनों देशों के बीच में ट्रूस साइन होना, इसका मतलब है कि रशिया गवर्नमेंट ने भी जो रशिया ने कहा है उसको सपोर्ट किया है। जो सीरिया की जो गवर्नमेंट है देखिए वो साथ ले रही है रशिया का, तो रशिया गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है सीरिया पर। सीरिया भी बात मानेगी जो रशिया कहेगा और जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं और जो रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ रहे हैं वो बात मानेगी टर्की का। तो एक तरह से पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है दोनों की तरफ से, सीरियन के रजीम और जो वहाँ पे दूसरा है मिलिटेंट्स जो वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो एक तरह से संकेत है कि वहाँ पे अब शांति स्थापित हो सकती है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चल रहे थे वहाँ पर वो उनको रोका जा सकता है। इस तरह के संकेत अब वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। इससे पहले भी देखिए काफ़ी तरह के एफर्ट्स लगाए गए थे, रशिया और यूएस ने मिलकर एफर्ट्स लगाए थे जो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुए थे। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं सीरिया में शांति स्थापित हो सकती है। अब लेकिन बात यह उठती है कि दोनों साथ आए क्यों शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों इंटरेस्ट है इसलिए कि वार रुक जाए। रशिया को यह लगता है कि देखिए अगर वो सीरिया में वार चलता रहा जिसमें वो हथियार दे रहे हैं, वो अपनी फोर्सेस भी दे रहे हैं, बमबारी करते हैं हवा से, तो वो फंस के रह जाएंगे। उनको लगता है कि जैसे इराक में और अफगानिस्तान में यूएस फंस के रह गया था, हम भी यहाँ से फंस जाएंगे। तो रशिया को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसी डील साइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ हमने एलोपो जीत लिया है और काफ़ी एरिया कैप्चर कर लिया है। अगर अब हम डील करते हैं तो हम फायदे में रहेंगे। वैसे भी रशिया का आइसोलेशन चल रहा है। यूक्रेन क्राइसिस के बाद में काफ़ी सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हुए हैं रशिया के खिलाफ में। और टर्की को यह लगता था कि देखिए अगर वार चलता रहा वहाँ पे तो कुर्द जो हैं, अगर वहाँ पे वार चलता रहा तो कुर्द जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर कुर्द वहाँ पे मजबूत हो गए तो एक तरह से देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, कुर्द अगर वहाँ पे मजबूत हो गए तो वहाँ अगर सीरिया के अंदर ये मान लीजिए सीरिया है तो यहाँ पे कुर्द लड़ रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, ISIS के खिलाफ में लड़ रहे हैं, रिबल्स के खिलाफ में लड़ रहे हैं, और ये मान लीजिए टर्की है। तो अब देखिए इनको लगता है कि कुर्द अगर यहाँ मजबूत हुए तो कल को वो टर्की के अंदर जाकर अलग से देश की मांग करने लगेंगे। तो इसलिए वो एक स्टेटस को इस्टेब्लिश करना चाहता है टर्की के अंदर। वो चाहता है कि कुर्द जो है अगर युद्ध चलता रहा तो और ज़्यादा मजबूती की ओर जाएंगे, तो वो कुर्द को मजबूत होने से रोकना चाहता है टर्की। इसीलिए उन्होंने रशिया के साथ मिलकर डील साइन करी है। आगे चलते हैं देखिए कोई जरूरी नहीं कि इससे शांति आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो कि जिनको कई मिलिटेंट ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है और जो बाकी कंट्रीज़ हैं अरब की वो सपोर्ट करते हैं। तो क्या वो इस डील को मानेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कई तो देखिए मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो जिहाद के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यह भी कह पाना मुश्किल है क्या वो इस डील को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, कुर्द का भी एक इशू है। कुर्द इस ट्रूस को, यानी जो डील साइन हुई है रशिया के बीच में और टर्की के बीच में, कुर्द इस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्या कुर्द इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। देखिए अगला जो आर्टिकल था वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को डिस्कस किया गया था कि कैसे देखिए जुडिशरी जो है, जुडिशरी देखिए पूरे साल लड़ाई ही लड़ती रही एग्जीक्यूटिव के साथ में अपॉइंटमेंट्स को लेकर। TS ठाकुर भावुक हो गए। उन्होंने कहा सरकार को कि आप अपॉइंट कीजिए, बंदे अपॉइंट कीजिए आप। और सरकार ने कहा देखिए हम जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके खिलाफ कुछ चेंज लाना चाहते हैं, यानी कुछ वीटो लाना चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर। हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं
और ये सारी चीज़ें हुई, एनजेसी भी हुआ, आपको याद होगा ये सारा, कि पहले हमने वो सारा बैकग्राउंड पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पूरा का पूरा जो साल है एक इसका इशू रहा है जो सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अपॉइंटमेंट्स को लेकर। और दूसरा ये इशू कहते हैं डिफेमेशन का जो इशू है, और कैसे देखिए डिफेमेशन का इशू गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी ये इशू था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर। तो इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेना होता है कि या तो कोई प्रीवियस प्रेसिडेंट हो या फिर कोई स्टैच्यूज हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया हो, तो उसी से रिलेटेड एक डिफेमेशन का इशू है। डिफेमेशन का इशू जैसे आपको पता होगा कि जो है ये आईपीसी एक्ट 499 और 500 के बीच में है, यानी आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे दूसरे की रेपुटेशन हर्ट हो जाए। अगर आप किसी दूसरे की रेपुटेशन को हर्ट करते हो तो आप पर केस चल सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कुछ ना कुछ अरुण जेटली के खिलाफ में, तो अब अरुण जेटली ने केस किया हुआ है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में। अरुण जेटली ने कहा कि मुझ पर निराधार आरोप लगाए गए, इससे मेरी रेपुटेशन का हर्ट हुआ, तो इसलिए ये अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो केस चल रहा है वो चल रहा है 499 और 500, इनके खिलाफ में शायद अब केस चल रहा है। तो अब यही इस टाइप का केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और ऐसा कहा गया था कि देखिए जो 499 और 500 है ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 21 भी तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ का है, और राइट टू लाइफ सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब आप किसी की भी रेपुटेशन हर्ट नहीं कर सकते। तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस बात का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि 19(2) में जो लिमिटेशन है वो दी गई है, और उन लिमिटेशंस में जो राइट टू लाइफ वाली चीज़ें जैसी चीज़ें नहीं आती, तो राइट टू लाइफ की जो चीज़ लाई है सुप्रीम कोर्ट ने वो एक तरह से सही नहीं है। और नेशनल एंथम के इशू को भी क्रिटिसाइज करते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया नेशनल एंथम का, लेकिन ना तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, इस तरह के कानून बनाना है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा, ये जो सिविल लिबर्टीज हैं उनका हनन है, कैसे कोई डिसेबल होगा वो कैसे खड़ा होगा नेशनल एंथम के दौरान में। और साफ साफ इसका मतलब यह तो नहीं जो नेशनल एंथम के दौरान फिल्मों के दौरान जो खड़ा हो यानी वो पैट्रियोट है। अगला जो इशू आता है वो आता है आधार कार्ड से रिलेटेड। ये कहते हैं कि देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी है, फिर भी आज सरकार आधार कार्ड को कंपलसरी बनाए हुए है कई चीज़ों में। एक तो हमने सीबीएसई का जो पेपर था IIT JEE का, उस दौरान भी ये पढ़ा था। तो एक तरह से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो लेजिटिमेसी है वो हर्ट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है। और एक तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अब वो इस चीज़ पर डिसाइड करेगी कि आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी आधार कार्ड जो है जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है या नहीं करता। तो बाद में ये लिखते हैं कि देखिए जुडिशरी को होना चाहिए एक तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, जुडिशरी को घबराना नहीं चाहिए, ना सिर्फ सरकार से और जो पब्लिक की ओपिनियन है उससे भी। जस्टिस जुडिशरी को सिर्फ एक जस्टिस यानी न्याय देखना चाहिए, और मोरल जो अथॉरिटी है वो अपनी बरकरार रखनी चाहिए। इसीलिए ये जो सारे के सारे हमारे डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तभी हमारी डेमोक्रेसी वर्क कर पाएगी। तो रिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए रिवीजन काफ़ी बोरिंग है, मैं मानता हूँ रिवीजन काफ़ी बोरिंग है, लेकिन बात यह है कि देखिए मैंने काफ़ी गलतियां करी हैं, और जो मेरे काफ़ी अटैम्प्ट्स हैं यूपीएससी के उसमें मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जब तक रिवीजन हम नहीं करेंगे, चाहे वो बोरिंग हो या नहीं हो, तब तक हमारी प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। यानी अब इस हफ्ते हमने सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए सिर्फ 1 घंटे के अंदर में, तो इससे देखिए डेफिनेटली फायदा होगा। यानी जब हमारा जो ये पूरा का पूरा महीना खत्म होगा तो आप सोच के देखिए 4 वीडियोस 4 घंटे, 4 घंटों के अंदर में आपके पूरे के पूरे जो आर्टिकल्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो यही फायदा देखिए। अब करने को तो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि पुरानी वीडियोस आप सुन लेंगे, सुनने को तो देखिए आप कुछ भी कर सकते हो, बात तो सुनने की ही है ना। इसी बहाने जैसे आज मैं बोल रहा हूँ मेरा भी रिवाइज हो रहा है, और आप भी सुन लेंगे तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा। बात तो यही है, करने की बात है। करने को तो देखिए सब कुछ खुद से कर ही सकते हैं, लेकिन डिस्कस से फायदा होता है, इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा बात ये आपने बिल्कुल सही बात की कि कीवर्ड्स की फॉर्म में इसे डिस्कस कर सकते हैं, तो कीवर्ड्स की फॉर्म में डेफिनेटली कर सकते हैं। आज तो देखिए पहला दिन था, इसलिए मैं खुद मानता हूं कि ज़्यादा कीवर्ड्स मैं बता नहीं पाया आपको, लेकिन आगे से आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कीवर्ड्स की फॉर्म में इस रिवीजन को आगे चलाया जाए। एक सजेशन ये था कि देखिए अच्छा सजेशन था कि जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए इस रिवीजन सेशन में, लेकिन देखिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।